2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में खड़े होकर कहा, हम ग्रीनलैंड को किसी भी हालत में अमेरिका का हिस्सा बनाकर रहेंगे। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ऐसा क्या हुआ कि 25,000 करोड़ रुपए की एक डील ने अमेरिका को इस गेम से ही बाहर कर दिया। ग्रीनलैंड, जो कभी सिर्फ बर्फ से ढका एक द्वीप था, अब अरबों डॉलर की माइनिंग, एनर्जी और टेक्नोलॉजी का हॉटस्पॉट बन चुका है। और इस बार अमेरिका नहीं, बल्कि कनाडा और यूरोप ने बाजी मार ली। मार्च 2025 में कनाडा की दो कंपनियों, ग्रीनलैंड रिसोर्सेज और एमारॉक मिनरल्स, ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड सरकार के साथ मिलकर एक रेयर अर्थ मेटल्स और गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट साइन किया। और जब यूरोप की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी इसमें पैसा डाल दिया, तो दुनिया की नजरें इस सौदे पर टिक गईं। लेकिन असली सवाल यह था, अमेरिका को बाहर कैसे कर दिया गया? और भारत और चीन जैसे देश इस पूरी तस्वीर में कहां खड़े हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही ऐलान किया, ग्रीनलैंड को हम किसी भी हालत में अमेरिका का हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने पुरानी फाइलें खंगालीं, मिलिट्री लीज के पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाले और यहां तक कहा कि ग्रीनलैंड की नॉर्थ कोस्ट से रूसी पनडुब्बियों पर नजर रखना अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन असल में ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड के खजाने पर थी। 2010 से वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वहां करीब 38 अरब टन रेयर अर्थ मेटल्स, 17 अरब बैरल ऑयल और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर जैसे खनिज भरे पड़े हैं। यानी 21वीं सदी का खनिजों का पिटारा। ट्रंप चाहते थे कि अमेरिका इस खजाने पर हक जमाए, लेकिन ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने साफ जवाब दिया, यह जमीन ग्रीनलैंड के लोगों की है और इस पर कोई सौदा नहीं होगा। ट्रंप ने फिर कहा, हम ग्रीनलैंड को अमीर बना देंगे। यह बयान अमेरिका में खूब चला, लेकिन ग्रीनलैंड की निगाहें यूरोप पर टिकी थीं। और तभी आया यूरोपीय यूनियन का नया कानून, क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट, जिसमें साफ था कि ईयू अब अपनी जरूरत का 25% खनिज केवल अपने साझेदार देशों से लेगा, वो भी मानवाधिकार और पर्यावरण नियमों के तहत। इसी मोड़ पर कनाडा ने मास्टर स्ट्रोक मारा। डेनमार्क, ग्रीनलैंड और यूरोप के साथ मिलकर एक ऐसा कंसोर्टियम बना जिसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। जहां एक तरफ अमेरिका इस डील से बाहर हो गया, वहीं भारत और चीन की निगाहें भी ग्रीनलैंड की खनिज संपत्ति पर थीं। भारत, जो अब ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी में तेजी से उभर रहा है, वो ऐसे पार्टनर ढूंढ रहा है जो भरोसेमंद भी हों और लॉन्ग टर्म सप्लाई भी दे सकें। वहीं चीन, जो पिछले 2 दशकों से अफ्रीका और एशिया में रॉ मटेरियल्स पर भारी इन्वेस्ट कर रहा है, उसे अब यूरोप से टक्कर मिल रही है। और ग्रीनलैंड यूरोप के लिए एक नया जवाब बन चुका है। इस पूरी पावर शिफ्ट में भारत के लिए भी ये एक सबक है कि कैसे स्मार्ट डिप्लोमेसी और साझेदारी से सुपर पावर को भी पछाड़ा जा सकता है। ट्रंप की सरकार में यह भरोसा था कि शायद आखिरी वक्त में कोई चाल चले जाए, कोई पुराना सैन्य समझौता फिर से खोल लिया जाए या किसी दबाव से ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ जोड़ लिया जाए। लेकिन जो हुआ, उसने अमेरिका की दशकों पुरानी रणनीति को पलट दिया। हकीकत यह थी कि जब ट्रंप बयानबाजी कर रहे थे, तब अमेरिका की ही प्राइवेट कंपनियों ने कनाडा की कंपनियों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। जिन प्रोजेक्ट्स से अमेरिका को राजनीतिक रूप से बाहर रखा गया था, उन्हीं में उसके इन्वेस्टमेंट बैंक और रक्षा ठेकेदार अब पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहे थे। लॉकहीड मार्टिन और रेथियन जैसी बड़ी डिफेंस कंपनियों ने यहां तक कहा कि अगर रेयर मेटल्स की सप्लाई सुरक्षित नहीं हुई, तो उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स को 2026 के बाद तक टालना पड़ सकता है। ये वही मेटल्स हैं जिनसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर कोटिंग्स और एडवांस्ड बैटरियां बनती हैं। यानी सिर्फ तकनीक नहीं, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा भी इस रेस से जुड़ी हुई है। ये फंड कोई साधारण योजना नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक जवाब था अमेरिका की बढ़ती दखलंदाजी के खिलाफ। इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं रखी गई और न ही उसे बातचीत की मेज पर बुलाया गया। इस फंड का मकसद सिर्फ माइनिंग करना नहीं, बल्कि ग्रीनलैंड को एक आत्मनिर्भर, बहुराष्ट्रीय और पर्यावरण अनुकूल मिनरल पावर हाउस में बदलना था। इसकी रूपरेखा में यह तय किया गया कि केवल संसाधनों को निकालना नहीं, बल्कि स्थायी विकास, स्थानीय रोजगार और राजनीतिक स्थिरता भी सुनिश्चित की जाएगी।
यूरोपियन यूनियन की ग्रीन पॉलिसी, नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड और कनाडा के पेंशन इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स, सबने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो न केवल खनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, बल्कि उसके फायदों को स्थानीय नागरिकों तक पहुंचाता है। यही वजह थी कि जैसे ही ट्रंप की बयानबाजी और दबाव बढ़ने लगे, ग्रीनलैंड की संसद ने एक दमदार और ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने एक नया कानून पास कर दिया जिसमें साफ साफ लिखा था, हर प्रोजेक्ट में कम से कम 70% लोकल वर्कर्स को शामिल करना होगा और 10% प्रॉफिट ग्रीनलैंड फ्यूचर फंड में जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिर वित्तीय संसाधन तैयार हो सकें। कनाडा ने इस शर्त को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे पता है कि राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक भागीदारी से ही लंबे समय तक निवेश सुरक्षित रहता है। वहीं अमेरिका अब भी इसी बात पर अड़ा हुआ है कि उसके नियम सबसे ऊपर हैं। वह यह नहीं समझ पा रहा कि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि सहयोग, सम्मान और निवेश की विश्वसनीयता से बनती है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा? क्या भारत और चीन इस पूरी जियोपॉलिटिकल रेस में चुपचाप अपने कार्ड्स प्ले कर रहे हैं? भारत, जो अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों, ग्रीन एनर्जी और बैटरी स्टोरेज में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी नजर भी उन देशों पर है जो भरोसेमंद सप्लाई दे सकें। वहीं चीन, जो पहले ही अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में माइनिंग कर चुका है, वो इस नए यूरोप कनाडा गठबंधन को चुपचाप देख रहा है, क्योंकि ये उसके लिए एक नया चैलेंज है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अमेरिका के लिए तब आया जब उसे एहसास हुआ कि कानूनी तौर पर वह कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि डेनमार्क नेटो का सदस्य है और अगर अमेरिका जबरदस्ती कोई कदम उठाता है तो नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिव हो सकता है, जिसका मतलब है कि पूरी नाटो अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो सकती है। और फिर भी ट्रंप पीछे नहीं हटे। उन्होंने थुल एयरबेस पर छोटे छोटे फ्लैग मिशन शुरू कर दिए, ताकि दुनिया को लगे कि अमेरिका अब भी वहां मौजूद है। लेकिन इसी दौरान कनाडा, यूरोप और ग्रीनलैंड ने मिलकर ग्रीनलैंड को एक इंटरनेशनल मिनरल हब में बदलना शुरू कर दिया। एक ऐसा हब जहां चीन की पकड़ नहीं है, अमेरिका की शर्तें नहीं हैं, लेकिन साझेदारी, स्थिरता और भविष्य की तकनीकें हैं। ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फीला द्वीप नहीं रहा, यह बन चुका है एक रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी टकराव का केंद्र। और इसकी चाबी अब वॉशिंगटन के पास नहीं, ओटावा, ब्रसेल्स और नूक के पास है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने एक कंप्रेशनल सुनवाई के दौरान इशारों में यह कबूल कर लिया कि पेंटागन के पास ग्रीनलैंड और पनामा को जबरदस्ती अपने नियंत्रण में लेने की योजना तैयार है। जब उनसे सीधे सवाल पूछा गया, क्या अमेरिका ग्रीनलैंड और पनामा को फोर्स से लेने की योजना बना चुका है, तो उन्होंने जवाब दिया, हमारा काम है कि हर कंटिंजेंसी के लिए प्लान तैयार रखें। इस बयान के बाद वहां मौजूद सांसदों, खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी के मिलिट्री वेटरन्स ने तीखे सवाल दागे, लेकिन हेग्सेथ ने सीधा जवाब देने से बार बार बचते रहे। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेदरलैंड्स का एक फैसला कैसे अमेरिका और एनवीडिया दोनों को मुश्किल में डाल रहा है, तो ये वीडियो मिस मत कीजिए। लिंक अभी स्क्रीन पर है, क्लिक कीजिए, देखिए और जानिए कैसे दुनिया की सबसे बड़ी चिप जंग में अब नया मोड़ आ गया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।